प्रश्न 11 का पहला, जांच करें कि क्या n समुच्चय n के लिए 15 का घात n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 15 का घात n, तो 15 का घात n बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 का घात n। तो 15 का गुणनखंड करने पे क्या आएगा? 3 गुना 5 आएगा, क्योंकि 3 पचे क्या होता है? 15। तो 15 का घात n बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 पे घात n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 गुना 5 का घात n को हम लिख सकते हैं 3 का घात n गुना 5 का घात n। तो इस तरह लिख लेंगे 3 का घात n गुना 5 का घात n। अब लिखेंगे चूंकि किसी संख्या का इकाई अंक तभी शून्य हो सकता है जब 2 और 5 इसके गुणनखंड हो। तो किसी संख्या का इकाई अंक तभी शून्य हो सकता है जब 2 और 5 इसके गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखिए 5 तो है, 15 के गुणनखंड में 5 आता है, लेकिन 2 नहीं आता है। इसका मतलब तो n यहाँ पे क्या है? तो n समुच्चय है n के, n मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो अगर n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो जो मान आएगा उसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 नहीं आया है, सिर्फ 5 आया है। 2 और 5 जब होगा इसके गुणनखंड में तभी इसका इकाई अंक शून्य होगा, क्योंकि 2 बच्चे क्या होता है? 10। तो 10 में इकाई अंक पे शून्य होता है। तो जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा तभी इसका इकाई अंक क्या होगा? शून्य होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः 15n का इकाई अंक 15 का घात n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। तो 15 का घात n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 का घात n का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है
24 का घात n, तो 24 का घात n बराबर हम लिख सकते हैं, तो 24 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो 24 का गुणनखंड करने पे इस तरह आएगा। तो 24 का घात n है, तो इस पे घात n दे देंगे कोष्टक में करके। तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और पूरा पे घात n दे देंगे। तो 24 के गुणनखंड में क्या आया है, 2 आया है और 3 आया है। ठीक है, तो अब लिखेंगे चूंकि किसी संख्या का इकाई अंक तभी 5 हो सकता है जब इसके गुणनखंड में जब इसके गुणनखंड में 5 हो, किंतु इसमें 2 नहीं हो, तो किसी संख्या का इकाई अंक तभी 5 हो सकता है जब इसके गुणनखंड में 5 हो किंतु इसमें 2 नहीं हो। तो देखिए 5 और 2 अगर दोनों होगा तो 5 दूना 10 होता है, यानी इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो इकाई अंक 5 होना चाहिए। इसके लिए क्या हो, इसके गुणनखंड में 5 तो होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब इसका इकाई अंक में 24 का घात n का इकाई अंक जो भी आएगा, यानी n हो गया प्राकृत संख्या, तो n के जगह पे प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, तो जो इकाई अंक होगा वह 5 नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 है 5 नहीं है, यानी सिर्फ 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 5 3 ये सब हो सकता है, यानी 5 और 2 साथ में नहीं होना चाहिए, तभी उसके इकाई अंक में 5 होगा। तो लिखेंगे अतः 24 का घात n का इकाई अंक 24 का घात n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n समुच्चय n के लिए संख्या 21 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 21 का घात n बराबर हो जाएगा, 21 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 7 आएगा, 3 सते 21 होता है, तो 21 का घात n है, तो 3 गुना 7 का घात n हो जाएगा। तो 21 का घात n बराबर 3 गुना 7 का घात n, इस तरह लिख लेंगे।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 21 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब 21 का घात n का इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि किसी संख्या का इकाई अंक तभी शून्य हो सकता है जब 2 और 5 इसके गुणनखंड हो। तो किसी संख्या का इकाई अंक तभी शून्य हो सकता है जब 2 और 5 इसके गुणनखंड हो। तो यहाँ पे n क्या है, n समुच्चय है n के लिए, यानी n का समुच्चय है। n मतलब होता है बड़ा n का मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या। तो n यहाँ पे प्राकृत संख्या है। तो अगर 21 का घात n है, n के जगह पे 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्या में कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पे देखिए ना 2 है ना ही 5 है, यानी 2 और 5 जब दोनों होगा तभी उसका इकाई अंक शून्य होगा। तो लिखेंगे अतः 21 का घात n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। यानी 21 का घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, इसका ये मतलब हुआ। चौथा प्रश्न, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n समुच्चय n के लिए संख्या 8 का घात n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे है 8 का घात n, तो 8 का घात n है और n समुच्चय है n के लिए, यानी बड़ा जो n है वह प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है। इसका मतलब n के जगह पे प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 रख सकते हैं। तो 8 का घात n बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 8 का गुणनखंड करने पे आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। अब इसका घात n हो जाएगा। तो 8 का घात n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, यानी 8 का घात n का इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, तो 5 कब आएगा, जब इसके गुणनखंड में सिर्फ 5 हो, यानी 2 नहीं हो, 5 हो, यानी 2 छोड़ करके 5 हो या कोई और अभाज्य संख्या हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी संख्या का इकाई अंक तभी 5 हो सकता है जब इसके गुणनखंड में 5 हो किंतु इसमें 2 नहीं हो। यानी इसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, तभी इसका इकाई अंक 5 हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः
8 का घात n का इकाई अंक 8 का घात n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। पांचवा प्रश्न, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n समुच्चय n के लिए संख्या 4 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 का घात n, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। 4 का गुणनखंड करने पे क्या आएगा, 2 गुना 2 आएगा। तो 4 का घात n है, इसका मतलब 2 गुना 2 का घात n हो जाएगा। तो n क्या है, n समुच्चय है n का, यानी बड़ा जो n है वह है प्राकृत संख्या। तो n यहाँ पे प्राकृत संख्या हो गया। तो n के जगह पे प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 रखने पे जो इसका इकाई अंक आएगा वह 0 पे समाप्त हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि किसी संख्या का इकाई अंक तभी 0 हो सकता है जब 2 और 5 इसके गुणनखंड हो। यानी यहाँ पे देखिए 2 है सिर्फ, अगर 5 भी होता इसके गुणनखंड में तभी इसका इकाई अंक क्या आता, 0 आता। तो हम लिखेंगे अतः 4 का घात n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। यानी इसका इकाई अंक जो है 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 है, 5 भी होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी इसका इकाई अंक 0 हो सकता है। छठा प्रश्न, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n समुच्चय n के लिए संख्या 7 का घात n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे 7 का घात n, तो 7 तो यहाँ पे खुद अभाज्य संख्या है। तो 7 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो n जो है वो प्राकृत संख्या है यहाँ पे, क्योंकि n समुच्चय है n के लिए, यानी बड़ा n जो है वह है प्राकृत संख्या। तो n के जगह पे अगर 1 2 3 रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 का घात 2 हो जाएगा, यानी 49। ठीक है, तो 49 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 7 आएगा। तो किसी संख्या का इकाई अंक 5 कब हो सकता है, तो किसी संख्या का इकाई अंक तभी 5 हो सकता है जब इसके गुणनखंड में 5 हो किंतु इसमें 2 नहीं हो। तो अगर 7 का घात n है तो n के जगह पे अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो 7 का घात अगर 3 रखेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 7 आएगा। लेकिन इकाई अंक 5 कब हो सकता है, जब इसके गुणनखंड में 5 हो किंतु इसमें 2 नहीं हो। तो इसके गुणनखंड में तो सिर्फ 7 आएगा, इसीलिए इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 7 का घात n का इकाई अंक इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। तो 7 का घात n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है।
तो इस तरह से प्रश्न 11 हल करेंगे।